में जो विस्तार हो रहा उनका क्रमबद्ध अध्ययन करें। ध्यान रखिए, विज्ञान क्या करता है? क्रमबद्ध अध्ययन कराता है। तो हम क्रमबद्ध अध्ययन करेंगे, एक क्रम से उठा करके सारी चीजों को ध्यान। अगर हम ध्यान दें तो संचार के लिए हमें कुछ चीजें दिखता है। संचार मानव की प्रगति के लिए अति महत्वपूर्ण है। ध्यान रखिए, ये लाइन बहुत जरूरी है, याद रखना। संचार मानव की प्रगति के लिए अति महत्वपूर्ण है। संचार के क्षेत्र में टेलीविजन, टेलीफोन, कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक डाक सेवा, ईमेल, इंटरनेट का प्रयोग जनसंचार के क्षेत्र में क्रांति के रूप में आए हैं। कंप्यूटर के आविष्कार के बाद संचार के क्षेत्र में नित नए आयाम स्थापित हो रहे हैं। सूचना तकनीकी का प्रयोग कर भारतीय डाक विभाग ने 2001 में नवीन डाक सेवा प्रारंभ की। आपको ये सारी चीज़ें, टेलीफोन, बहुत सारी चीज़ें आपको ये पिक्चर में दिखेगा। माउस है आपका, रेडार वाला, जो कि हमारे संचार के लिए काम आ रहा है। तो बच्चों, इस तरह से हमारा संचार आगे बढ़ रहा है। अगर हम इसको और आगे बढ़ाएंगे, बस हम उसको सिखा रहे हैं कि पढ़ना कैसे है। 20वीं शताब्दी में संचार के क्षेत्र में मोबाइल फ़ोन जुड़ गया। याद रखिए, संचार के क्षेत्र में सबसे बड़ी क्रांति क्या हुई? मोबाइल फ़ोन जुड़ गया। तकनीकी अत्यंत प्रभावशाली होकर उपग्रहों के माध्यम से मानव के साथ जुड़ गया और 21वीं शताब्दी में यह नई तकनीकी से सुसज्जित होकर के एक नए नाम स्मार्ट मोबाइल के साथ 3G थर्ड जनरेशन, 4G फोर्थ जनरेशन टेक्नोलॉजी के रूप में उपलब्ध है। लेकिन अब आपको जानकारी के लिए बता दें, 5G फिफ्थ जनरेशन और 6G 7G जैसे 7th जनरेशन तक लोग पहुंच चुके हैं। बच्चों, संचार के क्षेत्र में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वाईफाई एवं वाइप मैक्स तकनीकी से भी वैज्ञानिक की एक अद्भुत देन है। 3G एवं 4G प्रौद्योगिकी द्वारा ब्रॉडबैंड, वायरलेस इंटरनेट, डाटा, वीडियो, टीवी इत्यादि अब मोबाइल फोन पर आसानी से उपलब्ध है। बिना किसी बाधा के वीडियो क्लिपिंग व मनोरंजन का आदान प्रदान संभव हो रहा है। बच्चों ध्यान रखिए, ये वीडियो क्लिपिंग शब्द ये वही है जो आप देख रहे हैं। जहाँ पे मैं बात कर पा रहा हूँ आपसे, यहीं से ये वीडियो क्लिपिंग के माध्यम से हो रहा काम हम आपको सिखा रहे हैं। तो ये आदान प्रदान संभव हो पा रहा है। बच्चों, दूसरा चीज़ क्या है? दूसरी जो क्रांति आई हुई है, शिक्षा में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में क्या काम हुए हैं, क्या उन्नति हुई है, उसके विषय में ICT बात करता है। शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए ICT योजना को शुरुआत किया गया। अभी हम इसको थोड़ा सा विस्तार से आपको बताते हैं कि ICT योजना क्या है। जो शुरुआत किया गया बच्चों, इसमें इसके अंतर्गत छात्रों को अपनी ICT कौशल क्षमता बढ़ाने और कंप्यूटर सहायक शिक्षण प्रक्रिया के माध्यम से सीखने का अवसर प्राप्त हुआ। सामाजिक आर्थिक डिजिटल डिवाइड, ये भौगोलिक अवरोधों को पार करने का जो है सेतु का काम कर रहा है। कैसे? हम दूर बैठे हैं, वीडियो बना करके आपको डाल दिया। अब जैसे ही आप अपनी मोबाइल पर इसको देखोगे तो हम हैं वहाँ या नहीं हैं, उसके बाद भी आप पढ़ रहे हो। हम आपको बता रहे हैं, सिखा रहे हैं, समझा रहे हैं। एक व्यवस्था बन गई है हमारे घरों में। जितने भी स्मार्टफोन हैं उस पर हम ICT का प्रयोग कर सकते हैं। तो बच्चों, ICT कर क्या रहा है, आगे देखते हैं। शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए विशिष्ट शिक्षकों की नियुक्ति की गई है जो ICT केंद्रित शिक्षा देने में समर्थ हों। स्कूल योजना में ICT के अंतर्गत कई राज्यों एवं केंद्र शासित राज्यों में स्मार्ट स्कूलों का अनुमोदन किया गया है। इसका उद्देश्य युवाओं को ICT का प्रयोग करते हुए वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा तथा संस्थापन, जीविका और ज्ञान आधारित समाज की बढ़ोतरी में सृजनात्मक दृष्टि से तैयार करना है। यह शिक्षा के क्षेत्र में सहायक सामग्री के रूप में एक नई क्रांति है जो बच्चों को खुशनुमा वातावरण एवं मनोरंजन तरीके से शिक्षा प्राप्त करने एवं विषय के प्रति भय को दूर करने में सहायक सिद्ध हो रही है। शैक्षिक अवसरों को विस्तृत करने, उच्च शिक्षा के क्षेत्रों में उल्लेखनीय विकास
एवं शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए आईसीटी एक प्रभावशाली साधन है। बच्चों ध्यान रखिए, कह रहे हैं शैक्षिक अवसरों के विस्तृत करने, उच्च शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय विकास एवं शिक्षा की गुणवत्ता, क्या कह रहे हैं, शिक्षा की गुणवत्ता को के लिए आईसीटी एक जो है प्रभावशाली साधन है। उच्च शिक्षा बढ़ता नामांकन अनुपात तथा शिक्षा के विस्तार में प्रशिक्षित अध्यापकों की जो कमी है, ये प्रशिक्षित शिक्षकों की उपलब्धता में आईसीटी की भूमिका पर नेशनल मिशन ऑफ एजुकेशन बल देता है और स्मार्ट स्कूलों एवं ई किताबों के प्रयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है। ये संचार उपग्रह के माध्यम से सारी चीज़ें प्रसारित किया जा रहा है। नो डाउट हमको आप आसानी से अपने घर पे बैठ करके सुन पा रहे हैं, ये संचार उपग्रह का ही देन है। इसकी सहायता से आप कहीं भी दूर दराज की चीज़ों को आसानी से सीख पाते हैं, समझ पाते हैं। तो ये आईसीटी का शिक्षा में प्रयोग। बच्चों अब हम लोग अगले पॉइंट को पढ़ेंगे कि अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में जो हमारी उपलब्धि है, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक, ये मिस्टेक हो गया है, इसको थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिएगा, ये हमारा मिस्टेक है। डॉक्टर विक्रम साराभाई की अध्यक्षता में वर्ष 1962 में भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति इंस्कोर, याद रखिएगा इंस्कोर, इसको भी हमें याद रखना है। इंस्कोर और एक और संस्थान है हमारा इसरो, इसको क्या बोलते हैं, इसरो। 1 नवंबर 1969 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का गठन हुआ। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, अक्सर पूछे जाते हैं। अभी आप जाइएगा अपने यहाँ पढ़ने वाले बड़े बच्चों से भी पूछ सकते हैं कि अच्छा ये बताइए कि इसरो का गठन कब हुआ था, तो वो बता नहीं पाएंगे। लेकिन आपको यहाँ पे फोकस होना है, जो ये अंडरलाइन किए हैं इतना ज़रूर पढ़ना है। एक छोटे से रॉकेट परीक्षण से शुरुआत करके अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी एक ऐसे मुकाम पर पहुंच गई है जिसकी हमने कल्पना भी नहीं की थी। अब हमारे पास भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह इनसैट एवं भारतीय दूर संवेदी उपग्रह IRS जैसी आधुनिक उपग्रह प्रणाली मौजूद है। अभी यहाँ पे ध्यान रखिएगा, राष्ट्रीय उपग्रह कोई पूछता है तो इनसैट बोलना है, और भारतीय दूर संवेदी उपग्रह अगर कोई पूछता है तो हमें क्या बोलना है, ध्यान रखना है, क्या बोलना है, IRS सिस्टम है, इसको साइड में IRS कहा जाता है। जैसी अत्याधुनिक उपग्रह प्रणाली मौजूद है। उपग्रह दूरसंचार, दूरदर्शन प्रसार, मौसम, ध्यान रखिए इनसेट का कहाँ प्रयोग होता है, दूरसंचार, दूरदर्शन प्रसार, मौसम विज्ञान और प्राकृतिक आपदा चेतावनी के लिए तथा IRS प्राकृतिक संसाधनों के सर्वेक्षण के लिए प्रयोग होता है। ये बहुत ही हम अंडरलाइन कर दे रहे हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट हैं। क्यों? क्योंकि ये हमारे उपलब्धि को गिनाते हैं, ये अक्सर प्रश्नों में पूछे जाते हैं, जिसकी हमने कल्पना भी नहीं की थी, ऐसा मुकाम हासिल किया। अब हमारे पास भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह इनसैट एवं भारतीय दूर संवेदी उपग्रह IRS जैसी आधुनिक उपग्रह प्रणाली मौजूद हैं। इनसैट उपग्रह दूरसंचार, दूरदर्शन प्रसार, मौसम विज्ञान और प्राकृतिक आपदा चेतावनी के लिए तथा IRS क्या है, प्राकृतिक संसाधनों के सर्वेक्षण के लिए प्रयोग होता है। आपसे कोई पूछ सकता है कि IRS क्या किस में प्रयोग किया जाता है और इनसैट किस में प्रयोग किया जाता है, तो इसके लिए आप आसानी से बता सकते हैं कि इनसैट का प्रयोग कहाँ किया जाता है और IRS का प्रयोग कहाँ किया जाता है। भारत में 2 प्रकार के उपग्रह प्रेक्षण यानों की रूपरेखा तैयार कर इस्तेमाल करने योग्य बनाया गया है। इनमें एक ध्रुवीय उपग्रह प्रेक्षण यान है PSLV, जिसमें भारतीय सुदूर संवेदी उपग्रह प्रेक्षित किए जाते हैं, और दूसरा है भूस्थैतिकी उपग्रह प्रेक्षण यान GSLV,
जिसमें इनसैट परिवार के उपग्रह छोड़े जाते हैं। सितंबर 2004 में भू-स्थैतिकी उपग्रह परीक्षण यान GSLV F1 द्वारा प्रक्षेपित एंडोसैट एजुकेशन भारत का पहला उपग्रह है जो शिक्षा के लिए। ध्यान रखिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसको याद रखना है। और इसको याद रखने के लिए सबसे आसान तरीका है कि आप इसको जानिए। सितंबर 2004 में भू-स्थैतिकी उपग्रह परीक्षण यान GSLV F1 द्वारा प्रक्षेपित एंडोसैट एजुकेशन भारत का पहला उपग्रह है जो शिक्षा के लिए। ध्यान रखिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसको याद रखना है। और इसको याद रखने के लिए सबसे आसान तरीका है कि आप इसको जानिए। सितंबर 2004 में भू-स्थैतिकी प्रेक्षण यान उपग्रह GSLV F1 द्वारा प्रेक्षित एडुसैट भारत का पहला उपग्रह है जो शिक्षा के लिए समर्पित है। बच्चों, आकाशगंगा के केंद्र के पास दूसरा सबसे बड़ा ब्लैक होल जो सूर्य के लगभग 1 लाख गुना बड़ा पाया गया है, इसकी पुष्टि जापान के कीयो यूनिवर्सिटी द्वारा की गई है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान मंगलयान एवं चंद्रयान के सफल परीक्षण में सफल रहा है। इस तरह से हम लोग अंतरिक्ष में भी बेहतर कर रहे हैं और नई नई उपलब्धियां प्राप्त कर रहे हैं। आगे हम पाते हैं, ये देखिए, ये हमारे रॉकेट जो छोड़े जाते हैं, जिसको रॉकेट बोलते हो, इस तरह से इनको छोड़ा जाता है और इनका जो है परीक्षण किया जाता है। जानना जरूरी है। तो यहाँ से ये 3 प्रश्न बहुत जरूरी हैं, इनको चारों को याद रखिएगा। अंतरिक्ष में पहुँचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है? यूरी गार्गिन। अगर पूछता भारतीय कौन सा प्रथम व्यक्ति है तो राकेश शर्मा। अगर पूछता है कि भारतीय महिला कौन सी है तो कल्पना चावला। और वह कौन सा विमान है जो बिना ड्राइवर के आसमान में उड़ान भरा था? वो है लक्ष्य। अब हम पहुंचते हैं अपने रक्षा प्रतिरक्षा, भारतीय रक्षा एवं प्रतिरक्षा के बारे में। तो यहाँ पे हम देखते हैं राष्ट्रीय सुरक्षा के क्षेत्र में हमारे देश ने बहुत उन्नति की है। भारतीय रक्षा एवं प्रतिरक्षा नीति के अंतर्गत अनुसंधान एवं विकास के लिए रक्षा विज्ञान संगठन तथा कुछ अन्य तकनीकी विकास प्रतिष्ठानों को मिलाकर रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO का गठन किया गया। रक्षा एवं प्रतिरक्षा के उद्देश्य से सतह पे मार करने वाले मिसाइल पृथ्वी, ध्यान रखिए, पूछा जाता है अक्सर प्रश्न में कि सतह से सतह पे मार करने वाले मिसाइल का क्या नाम है? तो वो पृथ्वी, उसका क्या नाम है? पृथ्वी। अत्याधुनिक प्रणालियों से युक्त मुख्य टैंक, युद्ध टैंक, क्या नाम है? अर्जुन। विमानों के लिए फ्लाइट सिमुलेटर, चालक रहित लक्ष्य भेदी विमान, वैक्यूम बैराज प्रणाली आदि DRDO की प्रमुख नवीनतम उपलब्धियां रही हैं। प्रक्षेपास्त्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत बैलिस्टिक प्रक्षेपास्त्र, आकाश मिसाइल, एक क्या नाम है? आकाश मिसाइल। ये जो आकाश मिसाइल देख रहे हो, ये भी अपने आप में बहुत ही बड़ी उपलब्धि प्राप्त किया है। हमारे देश के महान वैज्ञानिक APJ अब्दुल कलाम ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल, यह कार्यक्रम प्रक्षेपण किया गया था। देखिए, ये अब्दुल कलाम जी हैं जो हमारे देश के राष्ट्रपति भी बने थे और ये इनके द्वारा खोजे गए तमाम प्रक्षेपास्त्र। APJ अब्दुल कलाम और बैलिस्टिक मिसाइल, ये APJ अब्दुल कलाम हैं, APJ अब्दुल कलाम, और ये बैलिस्टिक मिसाइल है जिसकी सहायता से हम अपनी ताकत को बहुत ज़बरदस्त बढ़ा लिए हैं। जल अभियानों के संचालन के लिए समुद्री बेड़े और सामरिक मिसाइल तथा आकाशीय प्रक्षेपास्त्रों का विस्तार हुआ। पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम ने 1998 में पोखरण द्वितीय परमाणु परीक्षण में एक निर्णायक भूमिका निभाई। इन्होंने बैलिस्टिक मिसाइल और परीक्षण यान प्रौद्योगिकी के विकास कार्यों के लिए भारत में मिसाइल मैन के रूप में जाने जाते हैं। याद रखिएगा,
मिसाइल मैन के रूप में कौन जाना जाता है? तो इसके लिए हम जानेंगे मिसाइल मैन एपीजे अब्दुल कलाम हैं। कौन है? एपीजे अब्दुल कलाम। कौन जाना जाता है? एपीजे अब्दुल कलाम। किस नाम से? मिसाइल मैन। किस नाम से? मिसाइल मैन। किस नाम से? मिसाइल मैन के नाम से एपीजे अब्दुल कलाम जाने जाते हैं। रक्षा के क्षेत्र में INS कोच्चि अरिहंत युद्धपोतों का भी प्रयोग किया जा रहा है। ये हमारे जो है बड़ी बड़ी पनडुब्बियों की तरह बड़े बड़े जहाज हैं, युद्धपोत हैं, जहाँ पे हमें अपने साधन को रखने और चलाने का काम मिलता है।